दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज भी मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में भी दोस्तों मैं टरबाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि जब आप एक टरबाइन से टरबाइन शिफ्ट इंचार्ज, टरबाइन रिसर्च इंजीनियर या फील्ड ऑपरेटर का इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपके साथ क्या क्या क्वेश्चंस कर सकता है और इसका आंसर कैसे देना है, इसके बारे में मैं आज बताऊँगा। इससे पहले भी दोस्तों मैं एक टरबाइन से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हो, जिसमें भी बहुत टरबाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर उसमें मैं बताया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा, क्योंकि मैं पावर प्लांट से संबंधित नए नए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सीपी कंडेंसेट लाइन में हॉट ऑयल रिसर्कुलेशन लाइन का काम क्या है। मतलब सीपी कंडेंसेट लाइन में हॉट ऑयल रिसर्कुलेशन लाइन का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। जैसे कि दोस्तों आप सीपी में देखिएगा तो सीपी डिस्चार्ज में क्या रहता है, दो कंट्रोल वाल्व रहता है, एक डिरेटर के लिए जाता है, एक फिर से रिसर्कुलेट होकर हॉट ऑयल में ही जाता है। वो रिसर्कुलेटिंग कंट्रोल वाल्व या रिसर्कुलेटिंग जो लाइन है उसका क्या महत्व है, इसका आंसर है दोस्तों सीपी पंप में मिनिमम फ्लो मेंटेन करना। टरबाइन में लो लोड के टाइम में इजेक्टर का ट्यूब को कूलिंग करके रखना। इजेक्टर ट्यूब में वाटर का फ्लो कंटिन्यू या कंटिन्यूली रूप में मेंटेन करना क्या है, रिसर्कुलेटिंग लाइन का काम है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीम टरबाइन फुल लोड कंडीशन में टरबाइन का इनलेट व एग्जॉस्ट ये कहाँ पर स्टीम वेलोसिटी हाईएस्ट रहता है। इसका आंसर है दोस्तों फुल लोड कंडीशन में स्टीम वेलोसिटी एग्जॉस्ट एंड में अधिक होता है, क्योंकि इनलेट स्टीम एरिया के तुलना में एग्जॉस्ट डक्ट एरिया अधिक होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लैंड सीलिंग का पर्पज क्या है। ग्लैंड स्टीम वैक्यूम बनाने के बाद व वैक्यूम बनाने से पहले कब चार्ज करना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों ग्लैंड सीलिंग का उद्देश्य वैक्यूम क्रिएटिंग के टाइम में वायुमंडलीय एयर को टरबाइन कैसिंग से इनसाइड होने से रोकना है। मतलब वैक्यूम सिस्टम में एयर प्रवेश को रोकना। ग्लैंड स्टीम कंट्रोल वाल्व ग्लैंड सिस्टम से लेफ्रंथ ग्लैंड में जाता है। ग्लैंड स्टीम का प्रेशर लगभग 0.1 kg पर cm स्क्वायर से 0.3 kg पर cm स्क्वायर तक रहता है। ग्लैंड स्टीम को टरबाइन ऑपरेशन कंडीशन के आधार पर चार्ज किया जाता है। जैसे कि मेरा टरबाइन किस कंडीशन में ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, या कोल्ड स्टार्टअप या हॉट स्टार्टअप, दोनों कंडीशन में अलग अलग टाइम पे ग्लैंड सिस्टम को चार्ज किया जाता है। टरबाइन ऑपरेशन कंडीशन के आधार पर ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करते हैं। जैसे कोल्ड स्टार्टअप के लिए, अगर कोल्ड स्टार्टअप है तो इस कंडीशन में टरबाइन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है, जो टरबाइन का कैसिंग है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। इसीलिए वैक्यूम कूलिंग के बाद जब वैक्यूम 0.2 से 0.5 kg पर cm स्क्वायर वैक्यूम आने के बाद ग्लैंड स्टीम को चार्ज किया जाता है। यदि कोल्ड स्टार्टअप कंडीशन में वैक्यूम कूलिंग से पहले ग्लैंड सीलिंग को चार्ज की जाती है तो थर्मल स्ट्रेस डेवलपिंग हो सकती है। हॉट स्टार्टअप के लिए दोस्तों, हॉट स्टार्टअप कंडीशन में वैक्यूम कूलिंग से पहले ही ग्लैंड सीलिंग को चार्ज किया जाता है। अगर हॉट स्टार्टअप कंडीशन में वैक्यूम कूलिंग के बाद ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करेंगे तो ग्लैंड में एटमॉस्फेरिक कोल्ड एयर का झटका लग सकता है, जिससे रोटर में डिस्टॉर्शन आ सकती है। मतलब रोटर में एक विकृति आ सकता है, रोटर में इफेक्ट करेगा कि जब हॉट स्टार्ट में दोस्तों वैक्यूम बनाने के बाद हम लोग ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ऑलरेडी वो गर्म था, हम वैक्यूम बनाना चालू कर दिए, ग्लैंड सीलिंग नहीं दिए तो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर सक करने का संभावना रहेगा, जो क्या है कोल्ड एयर रोटर के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, तो रोटर को डिस्टर्ब करेगा, वो रोटर को क्या करेगा, तनाव करेगा, विकृति करेगा रोटर में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट स्टार्टअप कंडीशन में पहले ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करेंगे, फिर बाद में वैक्यूम बनाएंगे। लेकिन कोल्ड स्टार्टअप कंडीशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम बनाएंगे, उसके बाद ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करेंगे। कुछ वैक्यूम बनने के बाद सीलिंग को चार्ज करते हैं। 4 नंबर में दोस्तों, टरबाइन के लिए आवश्यक लूब ऑयल की मात्रा क्या है। मतलब टरबाइन के लिए, खाली टरबाइन बेयरिंग के लिए कितना लूब ऑयल का मात्रा आवश्यक पड़ता है, उसका रिक्वायर्ड कितना है लूब ऑयल का।
इसका आंसर है दोस्तों, ये टोटल लूब ऑयल फ्लो का 22 से 25% तक आवश्यक होती है जो टर्बाइन बेरिंग में जाता है। 5 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, गियर बॉक्स के लिए कितनी मात्रा में लूब ऑयल की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है दोस्तों, ये टोटल लूब ऑयल फ्लो का 60 से 65% आवश्यकता होती है, मतलब मेरा गियर बॉक्स में सबसे ज़्यादा लूब ऑयल जाता है। 6 नंबर में अल्टरनेटर के लिए कितनी मात्रा में लूब ऑयल की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है दोस्तों, टोटल लूब ऑयल फ्लो का 8 से 10% का लूब ऑयल का फ्लो अल्टरनेटर में आवश्यकता होती है। 7 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, टर्बाइन कोल्ड वार्म हॉट एंड वेरी हॉट स्टार्टअप का मतलब आप क्या समझते हो। इसका आंसर है दोस्तों, कोल्ड स्टार्टअप। कोल्ड स्टार्टअप टर्बाइन शट डाउन के 72 आवर बाद टर्बाइन को स्टार्ट करना कोल्ड स्टार्टअप है। कोल्ड स्टार्टअप में टर्बाइन का कैसिंग ठंडा रहता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ही रहता है लगभग। वार्म स्टार्टअप टर्बाइन शट डाउन के 10 घंटा के अंदर टर्बाइन को स्टार्ट करना वार्म स्टार्टअप है। जिस टाइम टर्बाइन कैसिंग का टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर रहता है उस टाइम टर्बाइन कैसिंग में, मतलब वार्म अप क्या है, मतलब एक नॉर्मली टेम्परेचर रहता है कैसिंग में, मतलब कुछ टेम्परेचर रहता है, कैसिंग गर्म रहता है। हॉट स्टार्टअप टर्बाइन शट डाउन के 10 घंटा के अंदर स्टार्ट करना हॉट स्टार्टअप है। जिस टाइम टर्बाइन कैसिंग में हाई टेम्परेचर रहता है। हॉट स्टार्टअप में क्या है दोस्तों कि टर्बाइन कैसिंग में टेम्परेचर तो रहेगा लेकिन उतना भी टेम्परेचर नहीं रहेगा कि जो मेरा टर्बाइन कैसिंग का डिजाइनिंग टेम्परेचर है। मतलब टर्बाइन शटडाउन का अभी टर्बाइन शटडाउन हुआ तो अभी से लेके 10 घंटे के अंदर में मैं टर्बाइन की रोलिंग कर रहा हूँ तो हॉट स्टार्टअप है, जिस टाइम टर्बाइन कैसिंग में टेम्परेचर रहता है वेरी हॉट स्टार्टअप। दोस्तों वेरी हॉट स्टार्टअप का मतलब है मेरा प्लान रनिंग था और सडनली ट्रिप हो गया। प्लान ट्रिप होने के बाद तुरंत टर्बाइन रोलिंग करना वेरी हॉट स्टार्टअप है। जिस टाइम टर्बाइन कैसिंग का टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर का बराबर रहता है। जिस टाइम हम जो ऑपरेटिंग कंडीशन में टर्बाइन कैसिंग का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं लगभग उतना ही रहता है। 8 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल ऑयल का टेम्परेचर लूब ऑयल से ज़्यादा क्यों होता है, या कूलर में कंट्रोल ऑयल को ठंडा क्यों नहीं किया जाता है। अगर आप लोग कंट्रोल ऑयल का लाइन देखिएगा तो उस लाइन कूलर में नहीं जाता है दोस्तों, वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग सिस्टम में जाता है। इसका आंसर है दोस्तों, ऑयल की लो विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ऑयल को ठंडा नहीं किया जाता है। विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस है कंट्रोल ऑयल का, वो फ्लो को रुकावट करता है। क्योंकि कंट्रोल ऑयल गवर्नर क्योंकि कंट्रोल और गवर्नर सिस्टम के आंतरिक भागों में बहुत ही कम ऑपरेटिंग क्लियरेंस होता है। अगर ऑयल की विस्कोसिटी इंक्रीज होगा तो उसका फ्लो में रुकावट करेगा। हम लोग को कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए क्विकली ऑयल का फ्लो का ज़रूरत होता है कि मतलब तुरंत ऑयल का फ्लो होना है। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी हाई होगा। विस्कोसिटी हाई होगा तो उसमें ऑयल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब फ्लो में रुकावट करेगा। जब फ्लो में रुकावट होगा तो मेरा कंट्रोलिंग सिस्टम क्विकली काम नहीं कर पाएगा। हम लोग इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल ऑयल को गर्म करके रखते हैं कि उसमें बराबर क्विकली फ्लो होते रहे और उसका विस्कोसिटी भी कम हो जाए। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लियरेंस कम रहता है कंट्रोलिंग और गवर्निंग सिस्टम में, तो वहाँ बराबर ऑयल क्या करेगा, अपना काम करेगा अगर विस्कोसिटी कम है तो। जिस कारण हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल ऑयल की टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। OVEF ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फैन का कार्य क्या है। इसका आंसर है दोस्तों, MOT में ऑयल का वेपरेशन हटाना, जो ऑयल का धुंध रहता है उसको रिमूव करना। STG बेरिंग से लूब ऑयल तक आसानी से ऑयल ड्रेन के लिए MOT में स्लाइटली वैक्यूम बनाए रखना, ये OVE का काम है। 10 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, MPU का कार्य क्या है। इसका आंसर है दोस्तों, MPU का मतलब मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। टर्बाइन RPM सेंस करता है, एक टर्बाइन RPM का सेंसर है जो टर्बाइन में या गवर्नर में जो RPM दिखा रहा है वो MPU के थ्रू ही दिखा रहा है। MPU क्या करता है दोस्तों, RPM को सेंस करता है। MPU को टर्बाइन RPM गियर से 0.8 to 1 mm की डिस्टेंस में सेट किया जाता है। इसका डिस्टेंस लगभग 0.8 से 1 mm रहता है, जिसको ईयर गैप बोलते हैं। ईयर गैप कितना रहता है दोस्तों MPU का, 0.8 से 1 mm के बीच में रहता है। कहीं कहीं 0.5 से 1.5 का बीच में भी रहता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।